नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इस प्रैक्टिस सेट को हल करने के पश्चात अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पौम चर्यु किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंद्रवरदाई की। तो मित्रों, पौमचर्यु जो है यह राम कथा पर आधारित है और यह स्वयंभू द्वारा रचित है। उसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, मैथिली या बुंदेली। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, किंतु यहाँ पूछा जा रहा है कि कवितावली की भाषा क्या है। तो कवितावली की जो भाषा है मित्रों, वह ब्रज भाषा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आता है कि दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम कवि है? कबीरदास, दादू दयाल, बिहारी या सिद्ध सरहपा। तो मित्रों, दोहा चौपाई पद्धति का जो प्रथम कवि है वह सिद्ध सरहपा को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सूफी काव्य धारा में आराध्य को किस रूप में देखा गया? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में। तो मित्रों, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जयशंकर प्रसाद ने। मित्रों, यह वक्तव्य जो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्न में से मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मिश्र बंधु 3 भाई थे। अब इन चारों नामों में से आपको बताना है कि कौन नहीं था। कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मित्रों, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुख बिहारी यह तीनों भाई थे और इन्हीं लोगों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव पंत, दंडी, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर या आचार्य विश्वनाथ। मित्रों, रस गंगाधर जो रचना है इसके रचनाकार पंडित जगन्नाथ जी हैं, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध या प्रभाकर माचवे। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वह तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बाकी सभी लोग तार सप्तक के कवि हैं। और इससे जुड़े हुए मुख्य तथ्य हैं कि प्रथम तार सप्तक जब निकाला गया था तो वो 1943 में, और दूसरे तार सप्तक का संपादन उसके 8 वर्षों के बाद 1951 में, और तीसरे तार सप्तक का संपादन 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या मैला आंचल। तो मित्रों, जो शिवपालगंज है वह राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या 7। मित्रों, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी, जिसमें उन्होंने काव्य के कुल 10 गुणों का वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, जैन परंपरा का प्रथम कवि है? पुष्यदंत, स्वयंभू, सेनापति या अब्दुल रहमान। तो मित्रों, जैन परंपरा का अगर हम प्रथम कवि की बात करें तो उसमें स्वयंभू का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अंधा युग किस नाट्य विद्या के अंतर्गत आता है?
गीति नाटक, रूपक या प्रहसन। अंधा युग जो नाटक है उसकी नाट्य विद्या मित्रों गीति नाट्य के रूप में की गई है, अर्थात ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, दो राह के समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पंक्ति के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त या डी जानकी वल्लभ शास्त्री। तो मित्रों यह जो वक्तव्य है, दो राह का समय के रथ का घर घर नाद सुनो, यह आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या गोपाल राय ने। तो मित्रों देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले कवि गोपाल राय जी हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रत्नाकर ने या रमेश कुंतल मेघ ने। तो मित्रों इसका ऑप्शन आपका सी वाला होगा, रत्नाकर जी के द्वारा ऐसे ऑन क्रिटिज्म का अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, अज्ञे की या धर्मवीर भारती की। तो मित्रों इसमें जो आपका शिखर से सागर तक यह रचना है, इस रचना के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जीवनी प्रस्तुत की गई है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, सबसे पहले दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत किसने की? कबीरदास ने, विद्यापति ने, सिद्ध सरहपा ने या अमीर खुसरो ने। तो मित्रों इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा वह सी वाला सही होगा। सिद्ध सरहपा को दोहा चौपाई की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आ जाता है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए नल सिंह द्वारा, ऑप्शन बी नरपति नाल द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई द्वारा या ऑप्शन डी जगनिक द्वारा। तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, जगनिक द्वारा परमाल रासो की रचना की गई थी और इस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और नरपति नाल की हम बात करें तो इनके द्वारा बीसल देव रासो की रचना की गई है और चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। इसके पश्चात आपका आ जाता है अगला प्रश्न, रामचरितमानस का छठवां कांड है? सुंदर कांड, लंका कांड, बाल कांड या उत्तर कांड। तो मित्रों इसमें अगर कुल जो है 7 कांड रामचरितमानस में है और इसकी रचना 1565 में की गई थी। इसके 7 कांड में आपका सबसे पहले आ जाता है बाल कांड, अयोध्या कांड, तीसरा आपका अरण्य कांड, चौथा आपका किष्किंधा कांड और उसके पश्चात आपका आ जाता है सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इस हिसाब से मित्रों आपका जो बी वाला ऑप्शन लंका कांड है ये छठा कांड है। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, रघुवीर सहाय को, शमशेर बहादुर सिंह को या सर्वेश दयाल सक्सेना को। तो मित्रों कवियों का कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं? 5, 6, 3 या 4। तो मित्रों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 ही होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और आपका आ जाता है समूहवाचक।
इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द है। आगार, प्राकथन, प्रस्तावना या पृष्ठपेषण। तो मित्रों एक ही बात को हम बार बार दोहराते रहें तो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह होता है पृष्ठपेषण, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो मित्रों बुद्धिहीन जो है वह एक विशेषण शब्द है, अर्थात उत्तर आपका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आ जाता है महोर्म का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महत धन उर्मी, ऑप्शन बी महाधन उर्मी, ऑप्शन सी महत धन मीर्म या ऑप्शन डी महाधन ऊर्मी। तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, महोर्म का संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी होगा। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आता है किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है। किस्मत हारा, पनिहारा, लकड़हारा या फिर पालनहारा। तो मित्रों यहाँ जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका सही होगा। किस्मत हारा जो शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके पश्चात आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। समीक्षक, प्रवेक्षक, छिंद्रावेशक या छिंद्रावेक्षण। तो मित्रों यहाँ पर जो दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला है उसके लिए एक शब्द छिंद्रान्वेषक को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसके पश्चात आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो धन देता है के लिए एक शब्द है। धनय, धनद, धनिक या धनप। तो मित्रों जो धन देता है उसके लिए एक शब्द धनद को प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके पश्चात आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। तो मित्रों जो दक्षिण पूर्व की दिशा है उसको आग्नेय के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर वह ए वाला सही होगा। आग्नेय दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को कहा जाता है और ईशान आपका उत्तर पूर्व की दिशा को कहा जाता है और वायव्य आपका उत्तर पश्चिम दिशा को कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न आ जाता है अतिधन उक्ति की संधि है। अत्योक्ति, अतियुक्ति, अतियुक्ति या अतिउक्ति। मित्रों यहाँ आपका बी और सी ऑप्शन, यहाँ पर आपका अतियुक्ति का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। अति उक्ति यहाँ पर ई प्लस उ का मेल होगा तो बराबर आपका यू बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। इसके पश्चात आपका आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है चराचर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय समास। तो मित्रों यहाँ पर चर और अचर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात द्वंद्व समास होगा। मित्रों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।